स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा साइंटिफिक है, हमारे विज्ञान से संबंधित है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, जिसमें हमारे जो क्या कहते हैं इसको, पहले का जो सिस्टम है उसकी बात होती है, जिसमें जैव विविधता के साथ साथ जो प्राचीन अपन ये कह सकते हैं कि जो जीवाश्म वगैरह है उनकी बात होती है, पृथ्वी के अक्षांतर और देशांतर रेखाओं की बात होती है। तो सबसे पहले देखिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वहां तक की यात्रा जहां पृथ्वी का अंत हो जाता है, मतलब जब पृथ्वी नहीं होती उसके आगे की यात्रा देखिए। लेखक कहता है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड ए रशियन रिसर्च विसल। तो देखिए, रशियन का मतलब होता है रूसी, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करने वाला, विसल का मतलब होता है जहाज। लेखक कहता है कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैं रूसी रिसर्च विसल पर चढ़ा हुआ था, यानी रूस का जो अनुसंधान करने वाला जो जहाज था उस जहाज पर सवार था। द अकेडमिक सोकोलस्की, इस जहाज का नाम था अकेडमिक सोकोलस्की। तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अकेडमिक सोकोलस्की? तो जवाब होगा, अकेडमिक सोकोलस्की वॉज ए रशियन रिसर्च विसल। ये रूस का अनुसंधान करता जहाज था। Heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, लेखक कहता है ये सोकोलस्की, ये जहाज संसार में सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सूखा और सबसे ज्यादा हवादार जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उसकी तरफ बढ़ रहा था। हिडिंग का मतलब होता है बढ़ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेखक क्या कहता है, सॉरी क्या कहती है, लेखिका कहती है कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैं रूस के अनुसंधान करने वाले जहाज के ऊपर सवार थी। ये जहाज संसार में सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सूखा और सबसे ज्यादा हवादार जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम क्या था? अंटार्कटिका, जिसका नाम था अंटार्कटिका। अब क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अंटार्कटिका? क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अंटार्कटिका? तो जवाब होगा, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका संसार में सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सूखा और सबसे ज्यादा हवादार महाद्वीप है। My journey began from 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। लेखक कहता है कि जो अक्षांशर 13.09 डिग्री अक्षांश से मेरी यात्रा शुरू हुई मद्रास से। अब मद्रास की बात अपन करें तो जवाब ये होगा कि मद्रास कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? मद्रास पृथ्वी में या मद्रास कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो जवाब होगा 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो मद्रास से मैंने यात्रा शुरू की, जो कि 13.09 डिग्री उत्तर में है, 13.09 डिग्री उत्तर है अक्षांश के ऊपर, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और लेखक कहता है कि 9 सीमा क्षेत्र हमने पार किए, 6 चेक पॉइंट्स, 6 हमने चेक पॉइंट्स पार किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 हमने जल मिशन जो होते हैं जल पिंड पार किए। यहाँ बॉडीज ऑफ वाटर को आप जल पिंड भी कह सकते हैं। एंड 8 लास्ट एज मैनी इकॉप्सेर्स, और इतना ही हमने पारिस्थितिकी तंत्र पार किए। तो देखिए इकॉप्सेर्स कितने पार किए? जितने बॉडीज ऑफ वाटर। तो जवाब ये हुआ कि जब मैंने
कॉन्टिनेंट क्या कहते हैं उसको, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की यात्रा की, जब मैं रूस के अनुसंधान करने वाले जहाज पर सवार होकर और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ गई, तो मेरी जो यात्रा थी वो 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से शुरू हुई थी, जो मद्रास में पड़ता है, वहां से शुरू हुई थी। हमने 9 तो जोन्स पार किए, 6 चेक पॉइंट्स पार किए और 3 जलपिंड पार किए और 3 ही हमने पारिस्थितिकी तंत्र या जैव मंडल पार किए। इकोपसेयर्स का मतलब जैव मंडल से भी है। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं अपन, और जवाब होगा हाउ डिड द राइटर व्हाट डिड द राइटर क्रॉस टू रीच ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पहुंचने के लिए लेखिका ने क्या क्या पार किया, कौन कौन सी चीजें क्रॉस की, तो ये ऊपर जो आया है 9 टाइम जोन, 6 सेट पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोपसेयर्स, ये उसने पार किया अंटार्कटिका पर पहुंचने के लिए। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, लेखिका कहती है कि उस समय जब मैंने वास्तव में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. जब मैंने वास्तव में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर कदम रखा, उस समय मेरी 100 घंटे की यात्रा हो चुकी थी, और वो यात्रा किससे थी? सम्मिलित रूप से। 100 घंटे की यात्रा मतलब कार के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से और एक जहाज के माध्यम से। कार की, प्लेन की और जहाज की, तीनों की मिलाकर मेरी 100 घंटे की यात्रा हो गई थी जब मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कदम रखा। यानी कि लेखिका ने कार, एरोप्लेन और जहाज की 100 घंटे की यात्रा के बाद 9 चेक पॉइंट्स को पार, 9 जोन्स को पार करके, 6 चेक पॉइंट्स को पार करके, 3 जल पिंड को पार करके और 3 जैव मंडल को पार करके अंटार्कटिका पर कदम रखा, अंटार्कटिका पर कदम रखा। My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizons was a relief. लेखिका का पहला इमोशन रिलीफ था। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका पर जब मैं पहुंची तो मेरा जो पहला इमोशन था, मेरी जो पहली भावना थी, वो रिलीफ वाली भावना थी। वो मुझे एक चैन और अपन ये कहते हैं सुकून देने वाली, एक सुकून देने वाली क्या थी? यात्रा थी। कैसे? लेखिका कहती है माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, जैसे ही मैंने अंटार्कटिका पर कदम रखा तो अंटार्कटिका का मेरे सामने जो एक सफेद विस्तृत लंबा बड़ा भूभाग था। देखिए लैंडस्केप का मतलब है भूभाग और एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तृत और अंटार्कटिका's व्हाइट का मतलब होता है सफेद। यानी कि जब मैंने अंटार्कटिका पर कदम रखा तो मेरे सामने जो सफेद विस्तृत भूभाग था, मेरे सामने सफेद विस्तृत भूभाग था एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन्स, और बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी रुकावट के नीले नीले चमकने वाले क्षितिज। यहाँ हॉरिजन्स का मतलब होता है क्षितिज। और स्टूडेंट्स, क्षितिज किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जब अपन काफी दूर देखें तो एक ऐसी लाइन दिखाई देती है जहां आसमान और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। अपन काफी दूर देखने पर ऐसा लगता है कि वो ऐसी जगह है जहां आसमान और पृथ्वी एक जगह मिल रहे हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। वह जो रेखा दिखाई देती है उसको क्षितिज कहते हैं। तो लेखिका कहती है कि जब पहले बार मैंने अंटार्कटिका पर कदम रखा तो मैंने देखा कि मेरे सामने अंटार्कटिका का सफेद विस्तृत भूभाग था और साथ ही बिना किसी रुकावट के चमकने वाले नीले नीले क्षितिज थे।
और इन दोनों को देखकर मेरी जो इमोशंस थी, मेरी जो भावनाएं थी, उनको रिलीफ मिली, उनको सुकून मिला, उनको रिलीफ मिली, उनको सुकून मिला। फॉलोइंग अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, लेकिन इस सुकून के तुरंत बाद, इस रिलीफ के तुरंत बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रोफाउंड वंडर का मतलब होता है बिग अमेजिंग, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा आश्चर्य क्या था? क्वेश्चन बनेगा, व्हाई वाज या व्हाट वाज द कॉज ऑफ प्रोफाउंड वंडर फॉर द राइटर। लेखिका के लिए बड़े आश्चर्य का कारण क्या था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, आश्चर्य इसकी विशालता का, यानी अंटार्कटिका की विशालता को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, इसकी एकांतता को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन द टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात को सोचकर हुआ कि वो समय कैसा रहा होगा, वो समय कैसा रहा होगा when India and Antarctica were part of the same landmass, जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूमंडल के दो हिस्से रहे होंगे। इस पैराग्राफ की समरी बताता हूं आपको। लेखिका कहती है कि जब पहले बार मैंने अंटार्कटिका पर कदम रखा, उस समय मेरी कार, हवाई जहाज और जहाज के माध्यम से 100 घंटे की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले मेरे को 9 जोन पार करने पड़े, 6 चेक पॉइंट पार करने पड़े। 6 चेक पॉइंट के साथ साथ 6 चेक पॉइंट के साथ साथ मेरे को 6 चेक पॉइंट के साथ साथ मेरे को 3 जैव मंडल पार करने पड़े और 3 जल मंडल पार करने पड़े। फिर लेखिका कहती है कि जैसे ही मैंने अंटार्कटिका पर कदम रखा, तो मेरी जो इमोशन थी, मेरी जो भावनाएं थी, जो मैं सोच रही थी अंटार्कटिका को लेकर, उन भावनाओं को सुकून मिला, उन भावनाओं को रिलीफ मिली। रिलीफ किस लिए मिली? जैसे ही मैंने अपने सामने विस्तृत सफेद भूभाग को देखा, जैसे ही मैंने अपने सामने सफेद विस्तृत अंटार्कटिका के भूभाग को देखा और नीले नीले चमकते हुए क्षितिज को देखा, तो मेरी इमोशन को रिलीफ मिली, सुकून मिला। लेकिन इस सुकून के तुरंत बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो लेखिका को आश्चर्य होने का क्या कारण था? लेखिका को कौन सी बात से आश्चर्य हुआ? लेखिका कहती है इमेंसिटी, मेरे को अंटार्कटिका की विशालता को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा भी कोई भूभाग होता है, जहां तक देखो अंटार्कटिका ही अंटार्कटिका। तो मेरे को इस अंटार्कटिका की विस्तृत क्षेत्र को देखकर, इसकी विशालता को देखकर आश्चर्य हुआ। आइसोलेशन, इसकी एकांतता को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। और लेखिका को सबसे ज्यादा आश्चर्य ये सोचकर हुआ कि वो समय कैसा रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के 2 हिस्से रहे होंगे। मतलब इस बारे में कल्पना करके लेखिका को और सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। 650 million years ago, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana। लेखिका कहती है कि 6050 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 6050 मिलियन वर्ष पहले, लेखिका कहती है एक विशाल और एमलागेमेटेड का मतलब होता है संयुक्त, एक विशाल और संयुक्त महाद्वीप हुआ करता था। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, दक्षिणी महाद्वीप हुआ करता था, विशाल महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहीं से बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट गोंडवाना? आप गोंडवाना के बारे में क्या जानते हैं? तो जवाब होगा गोंडवाना वॉज जेंट एमलागेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना वॉज ए जेंट एमलागेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट
that was almost 650 million years ago in existence, जो लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था, जो लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले क्या था, अस्तित्व में था। did indeed exist, ये वास्तव में अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और लेखिका ये भी बताती है कि ये सुपर कॉन्टिनेंट था, ये बड़ा विशाल महाद्वीप था, और ये विशाल महाद्वीप लगभग आज का जो हमारा अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ था। सेंटर्ड अंटार्कटिका का मतलब है कि आज का अंटार्कटिका इसके बीच में ही है। तो देखिए लेखिका क्या कहती है, लेखिका कहती है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन वर्ष पहले एक प्रकार से एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना था, और वो गोंडवाना आज के अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ था, यानी कि आज का अंटार्कटिका उस गोंडवाना के बीच में ही था, क्योंकि अंटार्कटिका से बड़ा था गोंडवाना, तो जो छोटा होगा वो उसके बीच में आ जाएगा। तो आज के अंटार्कटिका के चारों तरफ ये फैला हुआ था। और फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, गोंडवाना के समय चीजें अलग हुआ करती थी। थिंग्स वर डिफरेंट देन मतलब उस समय परिस्थितियां अलग हुआ करती थी। क्या परिस्थितियां थी, क्या चीजें थी? ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल, गोंडवाना उस समय स्थित था जब मनुष्य इस ग्लोब के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कहीं अस्तित्व में ही नहीं था। यानी गोंडवाना कब अस्तित्व में था? जब मनुष्य का आगमन इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो जलवायु थी वो आज से ज्यादा गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो कि एक विशाल वेराइटी वनस्पति और जीव जगत, फ्लोरा एंड फौना वनस्पति और जीव जगत की एक विशाल वैरायटी को पनाह दिए हुए थी, एक विशाल वैरायटी को उसने होस्ट किए हुए थी, आश्रय दिए हुए थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव, लेखिका कहती है कि 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना फला फूला। 500 मिलियन ईयर्स वर्ष तक गोंडवाना फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइड आउट, लेकिन जब वो समय आया जब डायनासोर्स गायब हो रहे थे, एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, और स्तनधारी प्राणियों का जीवन प्रक्रिया में था। देखिए गोंडवाना के समय मैमल्स नहीं थे, स्तनधारी प्राणी पृथ्वी पर नहीं थे, उस समय डायनासोर्स जैसे जानवर हुआ करते थे। और लेखिका कहती है कि गोंडवाना का अंत कब हुआ? गोंडवाना कम से कम भी 500 मिलियन ईयर्स वर्ष तक फला फूला। 500 मिलियन ईयर्स वर्ष तक फला फूला। लेकिन जब वो समय आया जब डायनासोर्स गायब होने लगे, जब स्तनधारी प्राणियों का जीवन प्रक्रिया में आ रहा था, द लैंड मास वॉज